Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज संडे है और संडे को एज यूजुअल आपका फुल टेस्ट डे होता है। डे 53 में आपने सभी टेक्निकल रिवाइज़ किया एज अ टेक्निकल बूस्टर, जो कि मैंने आपको कल बताया था। अगर आपने उसको सीरियसली रिवाइज़ किया है अच्छे से तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे आज के फुल टेस्ट में। और आपको आज का फुल टेस्ट बिल्कुल इसी तरह से अटैम्प्ट करना है जैसे कि आप अपना SSC JEE का ही एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ कि आपकी जो डेट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की आ चुकी हैं। प्रीलिम्स आपका इन तीनों में से किसी एक डेट को होगा, 9, 10 और 11 अक्टूबर, और मेंस आपका 4 दिसंबर को होगा। तो लगभग आपके पास 1.5 से 2 महीना आपको मिलेगा इस बीच। तो अभी से आपको माइंड सेट कर लेना है कि मेंस की भी साथ में तैयारी करते हुए चलनी है। ऑल्दो इसकी कुछ अलग से तैयारी का कोई मतलब नहीं है, लगभग टेक्निकल ही है और टेक्निकल ही आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है और मेंस के लिए भी पढ़ना है। तो ऐसे अलग से कोई तैयारी नहीं होगी, बस थोड़ा डेप्थ में आप टेक्निकल पढ़ोगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही प्रिपेयर हो जाएगा। मैं आपको जो टास्क देता हूँ डेली बेसिस पे वो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं कि आपका मेंस का भी तैयारी साथ साथ होती रहे। अगर ये कन्वेंशनल होता तो आपको अलग से कुछ एफर्ट डालना पड़ता कि मेंस के लिए आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन तैयार करने पड़ते, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं दोनों एग्ज़ाम, तो आपको अलग से मेंस के लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ में करते रहोगे, जिस तरह से मैं टास्क आपको दे रहा हूँ उसको फॉलो करते रहोगे तो आपकी मेंस की भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। तो पहले आज के टास्क की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी आपकी क्वेरीज जो होंगी उनको देख लेंगे। ठीक है, तो आज आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ये आपका तो आपका जो आज का आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है वो आपको टेक्स्ट बुक के SSC JEE फुल टेस्ट 9 आपको अटैम्प्ट करना है। अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ है टेक्स्ट बुक के अलावा तो आप उसका अपना कोई भी अपनी मर्ज़ी से टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो टेक्स्ट बुक ही परचेज़ कर लेना और उसका फुल टेस्ट 9 आपको अटैम्प्ट करना है। क्योंकि टेक्स्ट बुक क्यों रिफ़र कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि पहली बात तो सबसे ज़्यादा सस्ती है, दूसरा इसके अंदर आपको नॉन टेक्निकल के भी सभी पेपर्स मिल जाते हैं ताकि आप नॉन टेक की भी प्रिपेयर कर सको। जैसे आपको इससे SSC CGL के, SSC MTS के, CHSL के सभी के पेपर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से उसका जो नॉन टेक पार्ट है वो प्रिपेयर कर सकते हो। वो आपका JEE के लिए भी एप्लीकेबल होगा और बड़ा सस्ता मिल जाता है। और उसके ऊपर आप ये कोड भी यूज़ करोगे तो और ज़्यादा सस्ता आपको ये जो पैकेज होगा पूरा वो मिल जाएगा आपको। सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ खरीदने से आपके पास SSC JEE के, आपके किसी भी AE के एग्ज़ाम के या और दूसरे JEE के भी एग्ज़ाम के PYQ आपके पास खुल के आ जाएंगे। तो आप टेक्स्ट बुक की परचेज़ कर लेना टेस्ट सीरीज़, और ये कोड यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड लगभग कभी कभी इनवैलिड भी बताता है, ना लगे तो या तो कोई और कोड यूज़ कर लेना कहीं से किसी दोस्त वोस्त का, या फिर वैसे भी ख़रीद लेना, बहुत सस्ती है। एक बार यहाँ से ट्राई कर लेना, एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब जब ये आप टेस्ट दोगे तो इसके मार्क्स आपको मैं एक गूगल फॉर्म अपलोड करूँगा वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर और अपने टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा, ये गूगल फॉर्म में आपको अपने मार्क्स अपलोड करने हैं ताकि आप कंपेयर कर सको कि कंपटीशन क्या है, बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी कितनी तैयारी है। आपको सिर्फ वो एक बार देखने के लिए कि हाँ आपको कितनी ज़रूरत है, उसके लिए आपको टेस्ट देना है और अपने मार्क्स अपलोड करने हैं। और फॉर्मेट तो यही रहेगा, रीजनिंग, GS और टेक्निकल एंड टोटल मार्क्स, ये आपको गूगल फॉर्म में मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स अपलोड कर देना। प्लीज़ जेन्युइन मार्क्स अपने अपलोड करना ताकि आपको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये तो था आपका आज का टास्क। अब थोड़ी सी क्वेरीज़ ले लेते हैं, काफ़ी दिनों से पेंडिंग हो गई हैं क्वेरीज़ आपकी, तो आज मैं काफ़ी सारी क्वेरीज़ लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्वेरी के लिए मैं पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि आप जो कमेंट्स करते हो, आपकी जो क्वेरीज़ होती हैं, अगर उनका आंसर कुछ येस या नो में या फिर कुछ वर्ड्स में दिया जा सकता है तो मैं तुरंत वहीं पर रिप्लाई कर देता हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपकी क्वेरी कुछ ऐसी होती हैं जिसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, जिसको अगर जो मैं लिख के भी एक्सप्लेन करूँगा 10-12 लाइंस में, तब भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा कि आपको समझ में आया वो, या फिर मैं अच्छे से उस चीज़ को समझा पाया, तो मैं उन सब क्वेरीज़ को अपनी वीडियोज़ के लास्ट में ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सको। तो एक तो यह है कि अगर आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जिसका बहुत छोटा सा ही आंसर है तो मैं लगभग देने की कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में ही, और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टाइप का आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको इस वीडियो में उसका आंसर दे दूँगा। दूसरा, हर एक कमेंट्स का मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ लगभग 20 मिनट तक ही जाती है मैक्सिमम, उसके बाद मतलब मैं इतनी ही रखता हूँ वीडियो की,
लेंथ, तो जितने मैं क्वेरीज़ का आंसर दे पाता हूँ उतने मैं दे देता हूँ। कई बार काफ़ी सारे छूट जाते हैं, कई बार एक ही बच्चे के काफ़ी सारे क्वेरीज़ के आंसर मैं दे देता हूँ। आई मीन टू से बिल्कुल रैंडम होती हैं ये सब चीज़ें। जो कमेंट मेरे सामने आता है मैं उसका रिप्लाई करता चला जाता हूँ। तो अगर आपके कमेंट का आंसर नहीं मिला है तो आप दोबारा से सेम कमेंट दूसरी वीडियो पे डाल दो। और ये सोच के डालना कि अगर आंसर, मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपना, कि जब तक आपको आंसर ना मिले उसका, क्योंकि मैं बिल्कुल अनबायस होके सबके आंसर देता हूँ। और अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो आप तभी आप अपना कमेंट पोस्ट करना, नहीं तो फिर प्लीज़ आप मत करना, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बाउंडेशन है। और जितना टाइम मिलता है उससे मैं उस टाइम को इन्वेस्ट करके आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आपकी पहली क्वेरी से। एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है क्या? देखो, पढ़ना आपको सब कुछ है। जीके का एक छोटा सा उस सिलेबस में बता दिया गया है कि आपको अपने एनवायरनमेंट, आपके आसपास की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आप उसके विशेषज्ञ नहीं होने चाहिए, आपको बस ऊपर ऊपर से जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस का कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब इसके अंदर कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी नहीं आएगी, आपको हर एक चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ेगी। पहली बात तो सिलेबस की ये हो गई। इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, तो जो जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उसका थोड़ा थोड़ा आप चीज़ें करते रहो और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहो। अगर उससे अलाइन होता हुआ क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे, नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए। बेसिक नॉलेज से फ़ायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता है वो आपको आना चाहिए। जो क्वेश्चन इतना टिपिकल है कि कोई बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाएगा या फिर सुबह शाम दिन रात बैठ के सिर्फ जीके करेगा, उसका ही आंसर सही होगा, तो उसको ही सही करने दो, आप उससे परे हट जाओ। क्योंकि आप इतना टाइम जीके को दोगे बिल्कुल डेप्थ में घुसने के लिए, तो आपका नुकसान ही है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें टेक्निकल ही पूछी जाने वाली हैं। तो जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उसको करने की कोशिश करो। मैं 4 टॉपिक आपको डेली देता हूँ, 1 2 3 4। मैक्सिमम आधा घंटा लगा दो एक टॉपिक के ऊपर। उसके आप जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने आप कंफर्टेबली याद कर सको उतने याद कर लो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ। प्लांट किंगडम का अगर जो मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ने के लिए दिया, आप उसके मान लो 15 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो एक दिन में याद, तो बस 15 क्वेश्चन कर लो और ये सोचो कि 15 में से आया तो आ जाएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। आपको बस इतना सोचना है कि मुझे पहले कुछ नॉलेज नहीं थी, अब मुझे थोड़ी सी नॉलेज आई, और फिर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेकिंग से आप आंसर करने की कोशिश करो। बस इतनी सी बात है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। सिलेबस ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपको बस बेसिक पढ़ना है, PYQ जो आ रखे हैं वो देखने हैं और बस आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में किस टाइम पर हमें टेक्निकल स्टार्ट कर देना चाहिए GS एंड रीजनिंग को छोड़ के? शायद आप क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हो कि क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का होता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन से। तो आपको टेक्निकल, रीजनिंग और जीके करना होता है। तो आपको, शायद मैं जो समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको कितना कितना टाइम देना चाहिए, ऐसा शायद आप कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे पहली तो बात यह है कि मैं आपको हर हर हफ्ते आपको फुल टेस्ट देने के लिए बोलता हूँ, और बोलता हूँ कि इसको सिंसियरली ऑनेस्टली आपको अटैम्प्ट करना है। अगर आप ये फुल टेस्ट ना दो और आप सीधा एग्ज़ाम में इसको फुल टेस्ट दो, मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा के भेज दिया कि आपको जीके में इतना टाइम देना है, रीजनिंग में इतना देना है, टेक्निकल इसमें इतना देना है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये सारा डेटा मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन आपके ऊपर क्या ये एप्लीकेबल होता है कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आपका एप्टीट्यूड किस साइड ज़्यादा है, टेक्निकल में ज़्यादा है या किसी और चीज़ में ज़्यादा है, आप किस तरह से चीज़ें अटैम्प्ट करते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं हर हफ्ते आपको टेस्ट देता हूँ करने के लिए, ताकि आप मैनेज कर सको अपना टाइम। आपको पता चले कि आपको क्या जल्दी कर लेते हो, किस में आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये सब बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, ये आपके ऊपर ही पड़ेंगी, मतलब आपको ही खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको बस एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि आपको जैसे 2 घंटे मिलते हैं 200 क्वेश्चन करने के लिए, तो एक दिमाग पे प्रेशर होता है कि यार 2 घंटे में 200 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप सीधा जीके अटैम्प्ट करो और 10 से 15 मिनट में जीके को ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर आपने 10 से 15 मिनट में, क्योंकि जीके तो सिंपल सी ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगेगा, जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आई तो कर दोगे, नहीं आई तो छोड़ दोगे। तो 10 से 15 मिनट में अगर जो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपके पास उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट बचे हैं 150 क्वेश्चन करने के लिए। अब ये जो माइंडसेट होता है उस टाइम पे, तो ये बड़ी चीज़ होती है, मतलब ये कॉन्फिडेंस लेके भी आता है, गिरा भी देता है।
तो जब आप देखोगे कि 1 घंटा 45 मिनट बचे हैं 150 क्वेश्चन करने के लिए, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ, आप काफ़ी टाइम है क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आपकी जो सिली मिस्टेक्स होने वाली हैं टाइम की वजह से, वो नहीं होंगी। जो आपको आता है वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो पहला तो सजेशन मेरा यही होता है कि सीधा जीके उठाओ और करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो 1 घंटा 45 मिनट 150 क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं बाद में टेक्निकल और रीजनिंग के ऊपर। देखो, रीजनिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, टेक्निकल भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रीजनिंग आपने स्टार्ट किया तो रीजनिंग में जैसे 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, 25 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो जस्ट आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको लगभग चीज़ें पता होंगी उसके बारे में। तो आप उनको अटैम्प्ट करो और आगे बढ़ो। जैसे कोई सीरीज़ वाला क्वेश्चन आ गया, 2:7:5, आगे क्या आएगा, ठीक है। तो अब आपने इसमें एक बार ट्राई लिया लेकिन आप इसको कर नहीं पाए, सोच नहीं पा रहे हो आप, तो आगे बढ़ो, क्योंकि इसके अंदर आप दिमाग लगाओगे तो आपको नहीं पता कि इसका, आपको आधा घंटा लगाने के बाद भी आप इसका आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, आपको अभी नहीं पता। तो अभी नहीं पता तो लास्ट के लिए छोड़ देना इसको। कहने का मतलब ये है, जो इजी लगे वो तुरंत करते हुए चलो, जो लगे कि इसमें आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा तो बिल्कुल छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। जैसे टेक्निकल है, टेक्निकल में आपको एक क्वेश्चन आया कि जो आपके पास सेचुरेशन दे रखी है 20% दे रखी है, ई आपको निकालना है, वाटर कंटेंट दे रखा है, जी दे रखा है। तो अब इसके अंदर क्या है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो यहाँ पर क्या है, आपको ई की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस। अब ये आपको पता है कि इसकी मैंने कैलकुलेशन कर दी तो आंसर आ जाएगा, तो कर देना कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को ही आपको छोड़ के हुए चलना है, ऐसा भी होगा कि आपको पास बाद में आने का वापस टाइम ही ना मिले। लेकिन ये क्वेश्चन ये दिखा रहा है कि आपको तो बस इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन दूसरे तरह का क्वेश्चन है, मान लो आपको दे दिया कि जैसे जैसे आपको बोला कि सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल दो, ये ट्रायंगल है यहाँ पर, तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल दो। यहाँ पे हाइट दे रखी है, ये दे रखी है, ये। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा, h बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार, ठीक है। तो इसके अंदर बड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, और बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद भी पता नहीं आंसर आपका सही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे इस तरह से हो कि आपको आई जी अलग से निकालना पड़ेगा, एरिया अलग से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका आंसर निकालने के बाद भी सही आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता। दूसरा, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो थोड़ा रफ करके इसको कर देना। अगर बहुत पास पास हैं तो मैं बिल्कुल मना करूँगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही मत। जैसे 2.11, 2.12, 2.35, 2.42, इस तरह के ऑप्शन है और बड़ी कैलकुलेशन है, तो बिल्कुल छोड़ना है उस क्वेश्चन को, बाद के लिए करना है। क्योंकि कैलकुलेशन में आपने थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन ली तो आपको नहीं पता कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो फुल टेस्ट अटैम्प्ट करते रहो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ पहले करनी है, किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। जितनी गलतियां हैं यहीं पे करनी है, पेपर में नहीं करनी है। तो पहला तो ये तो कंफर्म हो गया कि जीके तो अटैम्प्ट कर लेना, ताकि एक माइंडसेट बन सके कि हाँ, अब तो 1 घंटा 45 मिनट में सिर्फ 150 क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, क्वेरी को चूज़ करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिसका पहला कमेंट होगा उसका रिप्लाई पहले मिल जाएगा उसको। तो अब से मैं ऐसा करूँगा, अभी से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, कि जिसका इस वीडियो के ऊपर कमेंट सबसे पहला होगा मैं उसी को ही सबसे पहले रिप्लाई करूँगा। तो मैं फ़िल्टर इसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी देखा कि है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अब आंसर करता हूँ बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो सबसे पहले पूछा गया था, भेल ईटी के लिए बता दीजिए भाई किस तरह से टैकल करें और रिवीजन टेक्निकल में। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए पूरा डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि जो मैं गाइड कर रहा हूँ ये कोई ऐसा कोचिंग नहीं है, मैं अपने बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ताकि मुझे पूरा समझ में आ जाए। जैसे आपने भेल की अगर जो बात करी, तो आपको यहाँ पर ये भी लिखना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किससे कितने आएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब अगर जो मैं आपको इसका जनरल आंसर दूँ तो जनरल बिल्कुल वही है। अब इसमें ये भी नहीं पता मुझे कि कब एग्ज़ाम होने वाला है ये, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जो टास्क मैं आपको डेली दे रहा हूँ उसको करते रहो। बाकी हाँ, टेक्निकल रिवीजन के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। पहला तरीका तो मैंने आपको बता रखा है, टेक्निकल बूस्टर। टेक्निकल बूस्टर क्या होता है? टेक्निकल बूस्टर आपका जो रिवीजन में आपको दिक्कत आती है कि आप रिवीजन नहीं कर पाते हो, उसको कराने का काम करता है। दूसरा आपके शॉर्ट नोट्स बनवाने का काम करता है। पहली टेक्निक है टेक्निकल बूस्टर। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपने जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिया, मान लो आप एफएम आपने सब्जेक्ट लिया,
एफएम के पीवाईक्यू खोलोगे आप, आपके पास कोई भी किताब हो, मैं वाईसीटी एई का रेफरेंस ले रहा हूँ, वाईसीटी एई मान लो आपने खोल दी, और ये सब किताबें मैंने अपलोड की हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो एफएम का पहला चैप्टर आप खोलोगे, उसके 10 क्वेश्चन कर लोगे, सेकंड चैप्टर 10 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर 10 क्वेश्चन। इस तरह से क्या होगा, देखो पहले चैप्टर के आपने 10 क्वेश्चन किए तो लगभग आपने पहले चैप्टर को ओवरव्यू कर लिया, उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पहले 10 क्वेश्चन में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो गया पूरे 10 क्वेश्चन का। दूसरी बात, इस 10 क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट आपने नया सीखा तो आपको लिख लोगे, तो आपके शॉर्ट नोट्स बनने तैयार हो गए। अगर आपने पढ़ा हुआ चीज़ें थी और आप नहीं दे पाए आंसर, तो जाके अपने शॉर्ट नोट से आप उस पॉइंट को रिवाइज कर लोगे। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी हो गया अपने शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, और साथ में अगर जो आपने एफएम पूरे इस तरह से हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन कर लिए तो एफएम पूरा रिवाइज हो गया। एग्ज़ाम देने जब जाओगे आप तो आपके साथ ये नहीं होगा कि यार उस चैप्टर का वो फॉर्मूला क्या था, इस तरह से रिवाइज हो जाएगा। पहला हुआ टेक्निकल बूस्टर, दूसरी टेक्निक है टेक्निकल पैकेज। टेक्निकल पैकेज एग्ज़ाम देने से पहले आपको देना पड़ता है। क्या होता है ये, जैसे आप भेल के एग्ज़ाम की बात कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक पर ही जाओगे तो उसके पीवाईक्यू अवेलेबल होंगे ही। तो पीवाईक्यू क्या करोगे, टेक्निकल जो इसके पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू पे जाने के बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे और तुरंत सबमिट कर दोगे। पेपर से 1-2 दिन पहले टेस्ट नहीं देते, टेक्निकल पैकेज देते हैं। उसमें क्या होता है आपने जब टेस्ट स्टार्ट किया तो वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा, तुरंत 10 सेकंड के अंदर ही सबमिट कर दो उसको। रैंक आपकी ऐसे आएगी 1000 में से 800 900 इस तरह से, उसमें वो नहीं देखना है आपको फिर पहले क्वेश्चन पे आना है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपकी जो नॉलेज है उसको चेक नहीं करना, आपको नॉलेज को बढ़ाना है, मतलब चेक भी करना है बढ़ाना भी है। पहला क्वेश्चन आया आपने देखा पीवाईक्यू, आपने देखा आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही हुआ तो अच्छी बात है, नीचे एक थोड़ी सी थ्योरी देख लेना। दूसरा, अगर नहीं सही हुआ तो देख लेना, फिर भी थ्योरी देख लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। टेक्निकल पैकेज से फ़ायदा क्या होगा, पहली बात तो पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा, आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन एक बारी में हो जाएगा, पूरे सिलेबस का हर एक सब्जेक्ट का। तो टेक्निकल बूस्टर और टेक्निकल पैकेज, इन दोनों को यूज़ करना होता है आपको एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, बाकी नॉर्मल डेज़ में भी अगर जो इनको यूज़ करोगे तो एग्ज़ाम से पहले आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ जल्दी जल्दी चीज़ें हो जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय कुमार सैनी का कि हेलो भैया, मेरे पास आईएएस मास्टर एंड गुप्ता की बुक है, क्या मैं इनसे एसएससी जेईई के पीवाईक्यू कर सकता हूँ या फिर वाईसीटी एई की बुक ही लेनी पड़ेगी। देखो, किताबें जो ये पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी यूकेपीएससी एई में एक क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उससे। उसमें क्या था कि जो टर्बिडिटी होती है, ठीक है, टर्बिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है मुझे, तो टर्बिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके 4 ऑप्शन थे। भले ही आपने टर्बिडिटी पूरा पढ़ रखा है, उसके सभी कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन पीवाईक्यू में अगर ये पीवाईक्यू ही था, अगर पीवाईक्यू आपने नहीं कर रखा है तो आप 2 ऑप्शन में फंस सकते हो। जैसे 2 ऑप्शन थे इसके अंदर, किसकी वजह से होता है, एक तो है सस्पेंशन एंड कोलाइडल, और एक ऑप्शन था कोलाइडल। तो आपने भले ही कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर चूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ कोलाइडल की वजह से भी होता है। सस्पेंशन को आप ये समझ सकते हो कि सस्पेंशन है तो बैठ जाएगा धीरे धीरे, तो आप कोलाइडल भी टिक कर सकते हो, सस्पेंशन एंड कोलाइडल भी। तो कॉन्सेप्ट की यहाँ कमी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ रखा था। लेकिन अगर आपने ये पहले क्वेश्चन देखा होता और आपको ये पता होता कि इसका आंसर सस्पेंशन एंड कोलाइडल ही है, तो आप इसको ही टिक करते एग्ज़ाम में। ये एक एग्जाम्पल है कि आपके कॉन्सेप्ट भले ही क्लियर हों, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू नहीं कर रखे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसोगे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है लेकिन जो आंसर होता है वही करना। जैसे एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि मान लो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो है किस चीज़ के लिए डिज़ाइन होती है, या फिर हाँ ये मान सकते हैं किस चीज़ के लिए क्रिटिकल होती है, ऐसा क्वेश्चन है। तो एक तो है सिंगल शेयर, दूसरा है पंचिंग शेयर, और तीसरा है बेंडिंग मोमेंट। तो इन दोनों पे डिफाइन हो जाता है, लगभग इनके हिसाब से ही डिज़ाइन होती है, सिंगल शेयर और पंचिंग शेयर। बेंडिंग मोमेंट में ऐसा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ये आंसर कर सकते हो। लेकिन आप पीवाईक्यू में देखोगे कि क्या पता तीनों आंसर हो, तो कॉन्सेप्ट की कमी नहीं रही यहाँ पे। आपने पढ़ा तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट तो मैंने सीख लिया, लेकिन आंसर क्या होता है इसका। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए पीवाईक्यू करना ज़रूरी है। हर एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर कॉन्सेप्ट से परे हट के भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर यही होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको पीवाईक्यू करना होता है। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू, तो अब जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन
कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे वो पीवाईक्यू से पता चलता है। तो आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू बिल्कुल करनी जरूरी है। गुप्ता एंड गुप्ता से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पीवाईक्यू कर लिए तो क्या बेटर नहीं होगा? बिल्कुल बेटर होगा। तो सबसे पहले तो आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू ही करनी है। दूसरे नंबर पे अब जैसे वाईसीटी एई है, मैंने प्रोवाइड करा रखी है डिस्क्रिप्शन में। अब वाईसीटी एई पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही हैं, कुछ ऐसे अलग से नहीं हैं वो चीज़ें कि इसके क्वेश्चन ही आते हैं। वो पीवाईक्यू में जब पूछे जा चुके हैं मतलब वो इंपॉर्टेंट ही है, वो आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब आपने कोई कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया तो उसके किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा। वो वाईसीटी एई में पूरे देश भर के एई के क्वेश्चन है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा, अब आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर देने की कोशिश करी। अब वाईसीटी एई में जो वो पहले आ चुका है क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से आपने आंसर देने की कोशिश करी, लेकिन अगर जो गलत है आपके हिसाब से तो आपको वहाँ पे आंसर देखना है उसका और अपने आप को करेक्ट करके अपने दिमाग में रख लेना है कि हाँ इसका आंसर यही होगा। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो आपसे पूछा कि जो टिम्बर होता है कितने परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट के लिए हम सीजन करते हैं, तो 12 से 14% हम इसका आंसर देखते हैं कि 12 से 14% होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ए ऑप्शन में 12%, बी ऑप्शन में 14%, सी ऑप्शन में 20 और 25 इस तरह दे दिया, तो आप 12 करोगे कि 14 करोगे? अब इसका आंसर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अगर जो पेपर में आया तो मुझे 12 लगाना है कि 14 लगाना है। इन चीज़ों के लिए आपको पीवाईक्यू करने होते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आया तो वो सेम टू सेम आप अप्लाई कर सको। इसलिए जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही फ़ायदे में रहोगे। आईएएस का मास्टर कंप्लीट कर दिया है तो रुकना नहीं है, वाईसीटी एई भी करो। अच्छा, इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि वाईसीटी एई के अंदर क्वेश्चन बहुत गलत है। तो मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि 22,000 अगर जो क्वेश्चन है, इस 22,000 में से अगर जो 100 क्वेश्चन भी गलत हैं तो इससे लिमिट मत करो अपने आप को। इतनी बढ़िया किताब से मतलब वंचित मत रह जाना कि 100 क्वेश्चन गलत है इसलिए मैं इसका एक भी क्वेश्चन नहीं देखूंगा। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो गलत होंगे, पहली बात तो थोड़ा सा इंस्टिंक्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ शायद ये गलत है, मेरे कॉन्सेप्ट से अलग ये जा रहा है। उसको सीधा आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो अलग अलग वेबसाइट आपको आंसर प्रोवाइड करा देती है। उनसे एक बार मतलब कंफर्म करके आप आगे बढ़ सकते हो और वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। बाकी लगभग क्वेश्चन सही हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हैं, तो उसकी वजह से इन सब क्वेश्चन को ना देखो आप, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। तो चलो आज वीडियो को इतना ही रखते हैं और कल के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है बिल्कुल सीरियसली, ऑनेस्टली, सिंसियरली, और अपने मार्क्स जो गूगल फॉर्म में अपलोड करूँगा उसके ऊपर आपको अपने मार्क्स अपडेट करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।